कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज से हम यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है कि जीपैट कैंपेनियन पियर्सन फिफ्थ एडिशन का पेपर उठाया, ठीक है, जिसमें यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2011 का पेपर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। आज के दिन हम केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम 15 से 20 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन देखो। Assume that for digoxin, the therapeutic range is cited 5.5 is equal to 0.8 to 0.2 mg per ml, ठीक है, ये एक हो गया। If the patient is assumed to have in estimated digoxin t half, टी हाफ कितना दे दिया, 48 घंटे। डिजॉक्सिन का जो टी हाफ है एस्टिमेट करके बताया गया है कि लगभग 48 घंटा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ लॉन्ग वुड यू वेट टू टेक, ठीक है। तो कितना टाइम तुम वेट करोगे सीरम डिजॉक्सिन का कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए, ओके। और कब करोगे, मतलब डोजिंग इंटरवल क्या है, खाना खाने के मतलब सॉरी, जो दवाई दे हो उस टाइम पे या उसके तुरंत बाद या कब, ठीक है। तो ये चीज हो गई है, हमें पहले दिया क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। दो चीज आपको यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि हमें जब भी कंसंट्रेशन किसी भी ड्रग का निकालना होता है या हम बॉडी से ब्लड सीरम का लेवल चेक कर रहे होते हैं, तो हमें उसका स्टेडी स्टेट होने का वेट करते हैं, ठीक है। जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाता है उसके बाद ही उसका कंसंट्रेशन हम मेजर करते हैं। तो लगभग तुम्हें एक चीज पता ही होगा कि स्टेडी स्टेट जो होता है वो लगभग कितना 5 हाफ लाइफ लेता है, लगभग 5 हाफ लाइफ लगता है तब स्टेडी स्टेट पे पहुंचता है। तो पहला हो गया स्टेडी स्टेट, है ना। और स्टेडी स्टेट पहुंचता है लगभग 5 हाफ लाइफ लगता है आपको। तो देखो, एक चीज यहाँ पे दिया है, टी हाफ इज इक्वल टू हमारा 48 आवर्स दिया हुआ है। और अगर हमने क्या किया, 48 आवर्स को 5 से गुना कर दिया तो हमारा हो जाएगा लगभग कितना, 240, है ना। हाँ, 240 हो जाएगा, हमारे 240 आवर्स हो जाएंगे। मतलब कितने दिन हो गए ये, 240 आवर्स 24, मतलब लगभग ये हो गए हमारे 10 दिन टोटल। हाँ, 24 घंटे होते हैं ना, तो ये हो गए हमारे 10 दिन। ओके, तो हमारे 14 दिन हो गया। तो देखो एक बार पहले, सबसे पहले कि 14 दिन कहीं पे है, ये देखो सिंपल सा आ गया 14 डेज। लेकिन एक चीज इसमें और पूछा गया है कि कितने घंटे, 6 से 8 घंटे लोगे, 3 से 4 घंटे आफ्टर द डोज एडमिनिस्टर करने के बाद, या 10 से 14 घंटे बाद, या 1 से 2 घंटे डोज एडमिनिस्टर करने के बाद ही ले लोगे, ठीक है। तो टाइमिंग इंटरवल की बात करें अगर हम, तो हमारा जो डिजॉक्सिन की बात करें, ठीक है, एडमिनिस्टर करने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे के बाद ही लेते हैं, समझे। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उससे पहले हम ब्लड सैंपल ले लेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होता है हमारा ये डिजॉक्सिन का, वो प्रॉपर नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए हो गया हमारा कितना दिन, 14, 14 दिन हो गया, और लगभग 6 से 8 घंटे हो गए। क्लियर है। तो जैसे जब भी एक चीज याद रखना, जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन हमारा आता है, इसे हाफ लाइफ दिया रहता है और कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले याद रखना आपको स्टेडी स्टेट निकालना है, स्टेडी स्टेट देखना है। और स्टेडी स्टेट लगभग 5 हाफ लाइफ के बाद आता है, तो जितना हाफ लाइफ दिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितना दिन मतलब जितना घंटा आता है उसको हम दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है। चलो, तो एक दो तीन चीजें और मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ कि मतलब जो हमारा सैंपलिंग का टाइम है ना, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि सैंपलिंग का टाइमिंग कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में ही रख के चलना पड़ेगा। जैसे डिजॉक्सिन की बात किया तो डिजॉक्सिन का हमारा टाइमिंग जो दिया गया है लगभग 6 से 8 घंटे हो गया, डिजॉक्सिन का 6 से 8 घंटे हो गया। और एक नीचे आ रही है बहुत बड़ा है, इसको करते हैं छोटा, ठीक है। और इसको लेते हैं ये, ठीक है। और जो जेंटामाइसिन है ना, जेंटामाइसिन जेंटामाइसिन का जो हमारा टाइमिंग है वो लगभग 30 से, हाँ लगभग 30 मिनट मान लो, लगभग 30 मिनट है, ठीक है। 30 पे ये पूरी पीक पे होता है, ओके, इन्फ्यूजन होने के बाद।
तो इस वजह से हम क्या करेंगे, लगभग ब्लड सैंपल जो लेंगे वो 30 मिनट बाद लेंगे, ठीक है, ड्रग देने के बाद देते हैं 30 मिनट बाद। अब आता है वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन की बात करें तो जैसे हमने जो डोज दिया वो तुरंत दे सकते हो वेंकोमाइसिन के लिए, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज। जैसे एक डोज हमने दे दिया, ठीक है, अब उनका दूसरा टाइमिंग जब भी है, मान लो 2 घंटे बाद टाइमिंग था, तो उससे देने से मतलब नया डोज जब देने से पहले, उससे पहले हम कलेक्ट कर लेंगे ब्लड सैंपल, ठीक है। फेनिटोइन की बात करें तो सेम चीज, नेक्स्ट डोज देने से पहले ही, जैसे दूसरा डोज आता है उससे पहले याद कर लो, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने देखो टाइम जरूर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी इससे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको टाइम लेना ही लेना है। आज ले लो, क्योंकि आगे नहीं लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले 5 गुणे आप क्या करोगे, हाफ लाइफ, उसके बाद उसी हिसाब से ऑप्शन चूज करोगे और बाकी सारा निकाल दोगे। जब जो क्लोजेस्ट होगा उसी को हम चूज कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट द एम्बोलिज्म इन द लंग्स एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एम्बोलिज्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो एम्बोलिज्म का सीधे सीधे मतलब होता है कि हमारा ये ब्लड का क्लॉट होना, क्लियर है, ब्लड का क्लॉट होना। तो अब देखो दो चीज होती है यहाँ पे, सीधे क्वेश्चन से तो सारी चीजें निकल जाती है, लेकिन देखो एल्टी प्लेस तो सीधे सीधे आ रहा है। देखो इसमें हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले समझते हैं कि एम्बोलिज्म क्या है, ओके। और वो भी कहाँ पे, लंग्स में। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है लंग्स में, ब्लड का क्लॉट बन जाता है आर्टरी में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता सही से। नंबर एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो मायोकार्डियल इंफाक्शन में भी हार्ट अटैक के चांस मतलब होते हैं। तो ब्लड क्लॉट बन जाता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो वहां भी ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो इन दोनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पे क्लॉट बन रहे हैं, है ना। और क्लॉट्स किसकी वजह से बनते हैं, फिब्रिन की वजह से बनते हैं, है ना, फिब्रिन की वजह से बनते हैं। और फिब्रिन को डिसॉल्व करने के लिए हमारा एल्टीप्लेज लगता है, समझे बात को। तो हमारा जो यहाँ पे एल्टीप्लेज है, ये एक मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है ये, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो प्लाज्मिनोजन को जो होता है यहाँ पे एक प्लाज्मिनोजन से हमारा बनता है प्लाज्मिन, ठीक है। और प्लाज्मिन क्या करता है, फिब्रिन को क्लॉट, जो फिब्रिन था, जो क्लॉट्स बना रहा था ना, क्लॉट्स, इसको क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है, क्लॉट्स नहीं बनने देता। तो प्लाज्मिन बनना जरूरी है। तो हमारा जो टीपी है इसको आकर के एक्टिवेट कर देता है कि प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बने, और प्लाज्मिन फिब्रिन के क्लॉट्स को मतलब जो बन रहा था वो ना बनने दे। तो समझ गए, तो प्लाज्मिन क्या किया, डिसॉल्व कर दिया फिब्रिन क्लॉट्स को, क्लियर है। चलो, तो ये हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। वैसे भी अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, ये क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ये हमारा एक टाइप हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन से निकालते हैं, ठीक है। पहली बात तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये सबसे पहली बात तो हॉर्मोन्स है। अब वही ग्रोथ हार्मोन्स तो ग्रोथ में से रिलेटेड होगा, सीधी सीधी बात है ना। और आते हैं इपोजन, इपोजन, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन, क्या नाम है, इपोजन जो होता है वो इरिथ्रोपोइटिन होता है। तो इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है, मतलब जनरेशन, है ना। तो इरिथ्रोपोइटिन का जनरेशन मतलब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन, है ना, उसका प्रोडक्शन कराना। तो ये एनीमिया में काम आएगा, यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ भी इसका कोई मतलब नहीं है। ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GMSF, ऐसा, है ना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलोसाइट और मैक्रोफेजेस आ रहे हैं। तो ये जो हमारे हैं WBC के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, WBC के प्रोडक्शन में, ठीक है।
व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में काम आता है, यहाँ पे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये न्यूट्रोपेनिया वाली कंडीशंस में काम आते हैं, जहाँ पे न्यूट्रोफिल की कमी हो जाती है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं उन वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये कंडीशंस हमारे पूरी क्लियर हो जाते हैं कि केवल एक ही ऑप्शन एल्टीप्लेज बचता है जो कहीं ना कहीं हमारे प्लाज्मिन एम्बोलिज्म मतलब क्लॉट से रिलेटेड है। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एंजाइम इज यूज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस टू फॉर्म द डीऑक्सीकार्बोन्यूक्लिक एसिड इन द होस्ट सेल। मतलब जो HIV है, HIV हमारा क्या है, वायरस है। ये वायरस ऐसा कौन सा एंजाइम यूज करता है जो मतलब DNA बनाने का काम करता है होस्ट सेल में। क्लियर है? क्वेश्चन समझो पहले, सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या है। तो HIV वायरस क्या है, एक रेट्रो वायरस है। ठीक है, HIV वायरस जो है यह है रेट्रो वायरस। और रेट्रो वायरस का काम क्या होता है, केवल RNA होता है इनमें, इनमें केवल RNA होता है, DNA जो होता है वो नहीं होता है, तो इनको DNA चाहिए होगा। तो RNA से DNA बनाना है इनको। तो अगर इनको RNA से DNA बनाना है तो उसके लिए इनको एक एंजाइम का काम लगेगा, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, RT एंजाइम। ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, DNA से RNA बनाना तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन इसमें रिवर्स कंडीशन हो रही है, मतलब RNA से DNA बनाना है, तो भैया उसके लिए हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगेगा ही लगेगा। तो देखो ऑप्शन में कहीं पे है, जी हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे दिया गया है। तो ये एक, अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है RNA से DNA बनाना, सबसे पहले HIV से देखिए समझ में आ जाता है कि इसमें केवल RNA पाया जाएगा, तो इनको DNA चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो RNA से DNA बनाना ही पड़ेगा, तो उसमें इस पे जो ट्रांसक्रिप्टेज लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैं आपको दूसरी कंडीशन भी बता देता हूँ कि देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, ठीक है, इनका काम क्या है, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डीएनए को, ये जो हमारा डीएनए है उसको एक सीक्वेंस में एक जगह पे कट करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कर देते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में काटते जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में इसको काटते जाते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। ठीक है, हमारे इसमें कहीं HIV के रिलेटेड नहीं है। अब दूसरा था DNA डायरेक्ट पॉलीमरेज। तो देखो एक वर्ड आता है DNA डायरेक्टेड पॉलीमरेज में, पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या मतलब है, तो यहाँ पे DNA है से DNA बनाना, DNA से DNA बनाना मतलब उसके पॉलीमर बनाना, DNA 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 उसके बहुत सारे पॉलीमर, उसकी डुप्लीकेट बनाना। तो इसके लिए कहीं कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि ये RNA से DNA बना रहा है, ये DNA से DNA बना सकता है, उसका डुप्लीकेट बना सकता है, पॉलीमर कॉपी कर सकता है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ए बी तो दो, बी सी तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही हमारा केवल सही ऑप्शन है। तो तुम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन लगभग हर जगह पे पूछा जाता है, यहाँ तक कि जीपीएट एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। फॉर टू ड्रग प्रोडक्ट जेनेरिक एंड ब्रांड टू बी कंसीडर्ड बायोइक्विवेलेंट, मतलब दो प्रोडक्ट हैं, एक जेनेरिक है एक ब्रांड है, उनको तभी बायोइक्विवेलेंट माना जाएगा। द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द रेशियो टू मीन द Cmax एंड AUC जेनेरिक और ब्रांड प्रोडक्ट मस्ट बी विदिन, मतलब Cmax और AUC उनका कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि बायो इक्विवेलेंस है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो जब दो ड्रग आर बायो इक्विवेलेंस कहे जाते, वो ड्रग बायो इक्विवेलेंस तभी कहे जाते हैं जब ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम पहुंच जाए। मतलब अगर 5 mg दी, सॉरी, एक मिनट, अगर हमने 5 mg ड्रग दिया और 4 mg हमारा ब्लड में पहुंच रहा है, दूसरा भी ड्रग 5 mg दिया और वो भी 4 mg पहुंच रहा है, तब हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों एक दूसरे के बायो इक्विवेलेंस हैं, जैसे ब्लड स्ट्रीम में उतने ही कंडीशन में पहुंच रहे हैं। जैसे ब्रांड मान लो क्रोसिन और दूसरा जेनरिक दवाई मान लो पैरासीटामोल टेबलेट। समझ रहे?
अगर दोनों का एब्जॉर्प्शन सिमिलर एब्जॉर्प्शन है तो वो बायो इक्विवेलेंट माने जाएंगे, क्योंकि वो ब्लड में उतने ही अमाउंट में पहुंच रहे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज समझो कि सी मैक्स क्या है और एयूसी क्या है। बहुत डिफरेंस है और बहुत बार पूछा जाता है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कि सी मैक्स में क्या मतलब है और एयूसी का क्या मतलब है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग कितना एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एयूसी, की टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। कितना एब्जॉर्ब्ड हुआ, कितना टोटल अमाउंट, बोलो ऐसे बोलो, कितना अमाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, ए फॉर अमाउंट याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब। इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं, घुमाने के लिए, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हो गया एयूसी। और सी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सी मैक्स। तो देखो यहाँ पे था अमाउंट ऑफ ड्रग, यहाँ पे था रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये सीमैक्स इंडिकेट करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना फास्ट है, ठीक है, कितनी जल्दी हो रहा है, कितना डिले हो रहा है। तो सीमैक्स कंडीशन वहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन को दिखाता है, और एरिया अंडर द कर्व दिखाता है टोटल अमाउंट कितना एब्जॉर्ब हुआ, जिसको एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हुआ। तो देखो, पहले के कंडीशन में ये था 90%, जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल था, वो जेनेरिक और ब्रांड रेशियो अगर बात करें तो सी मैक्स और यूसी, तो लगभग जो सी मैक्स था वो 80 था। वो तो कंफर्म है, सब में 80 है, चलो ठीक है। सी मैक्स लगभग सब में 80 था, मतलब 80 ही था। और जो ईयूसी एरिया अंडर द जो कर्व था, वो कितना था, गेस करो। बोलो बोलो बोलो। 80 से 85 था, सॉरी 80 से 125 था। ठीक है, तो कितना था, 80 से 125 था। तो देखो, यहाँ पे आपको 85 भी मिलेगा, 90 भी मिलेगा, 100 भी है, 120 भी है। तो आप इसमें चूज करने के लिए कंफ्यूज हो सकते हो। तो अभी अ, जो हमारा ये अमाउंट है, ये वाला जो दिया गया है, ये करंट के बेस पे है, याद रखना। मैंने पहले शायद इसको दे दिया आपको, मुझे नहीं देना चाहिए था ये ऑप्शन, बाद में बताना चाहिए था आपको। ये जो करंट के हिसाब से 80 से 185 है, लेकिन पहले जो क्वेश्चंस मतलब जो दिया गया था बुक्स वगैरह में हर जगह पे, वो था हमारा, एक- वो था हमारा 80 से 120, 80 से 120%। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 80 से 120 के बीच में। है क्या ऑप्शन, हाँ है, तो ये ऊपर पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है भैया। अबे, ध्यान ही नहीं पड़ा यार मेरा भी। बताओ। मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसमें कहीं एक ऑप्शन में अलग से आएगा यार। चलो कोई बात नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो करंट, अभी जो करंट है हमारा, ठीक है, पहले ओल्ड देख लो। ओल्ड में क्या था, 80 से 120 था। अभी इन्होंने 5% बढ़ा दिया, तो वो उन्होंने कर दिया 80 से 125। ठीक है, 80 से 125% कर दिया है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो सीधा आगे चलते हैं, काफी टाइम हो रहा है हमारा, 10 क्वेश्चन के लिए हम इतना लंबा टाइम ले रहे हैं। थोड़ा माफ करना, है ना, थोड़ा डिले कर रहा हूँ। बट चलो कोई बात नहीं है, अगले दिन से थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा मस्ती से पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि चीजें याद हो जाए। जरूरी नहीं क्वेश्चन आएगा,
लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है, तभी आपको याद रहेगा जब थोड़ा टाइम लेके हम पढ़ेंगे। सीधी सीधी बात है। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है, मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग सबको पता है। द रेनल क्लियरेंस of inulin is used as a measurement of। तो ये जो इनुलिन है, ये रेनल क्लियरेंस में यू मतलब के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन क्या चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? यूज एज अ मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेनल ब्लड फ्लो, बिल्कुल नहीं। एक्टिव रेनल सिक्रीशन, बिल्कुल नहीं। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, यस परफेक्ट। इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी, नहीं। अब देखो कैसे नहीं, कैसे ये सही हुआ, कैसे सारा गलत हुआ। सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको इनुलिन क्या है। तो इनुलिन एक इनर्ट पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। इनर्ट पॉलीसेकेराइड्स है, और ये जब ब्लड में एंटर करता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही एंटर करता है, तो ये फ्रीली फिल्टर्ड हो जाता है हमारा ग्लोमेरुलस के द्वारा। ग्लोमेरुलस के द्वारा डायरेक्टली फिल्टर हो जाता है, मतलब ये ब्लड तुमने क्या नाम है खाया, ठीक है, अरे यार, तुमने खाया, ब्लड में गया, और ये सीधा आउट, बिना कहीं पे एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, ना कहीं पे सिक्रीट होता है, और ना ही ये मेटाबोलाइज होता है। मतलब अगर आपने खाया, जितना अमाउंट खाया उतना अमाउंट का पूरा बाहर हो जाता है। तो इनुलिन हमारा क्लियरेंस इज इक्वल टू सीधा सीधा है कि GFR, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। सीधा पता चल जाएगा कि इतने अमाउंट हमने दिया था, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा इतना फिल्टर होके सीधा आ जाना चाहिए था, और नहीं आया तो कोई कंडीशन, कोई गड़बड़ी है, ठीक है। तो इसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई सिक्रेशन नहीं होता, इस वजह से बेस्ट है। दूसरी चीज, दूसरे ऑप्शन जो गलत हैं वो क्यों है, मैं बता देता हूँ, उसके भी आप ध्यान लेना। इफेक्टिव रेनल ब्लड फ्लो की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये इसमें हम पैरा एमनो फ्यूरिक नहीं, हिप्यूरिक एसिड, हाँ, पैरा एमनो हिप्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है, इस वाली कंडीशन में जब रेनल ब्लड फ्लो को मेजर किया जाता है, ठीक है, इफेक्टिव रेनल ब्लड फ्लो को। तो इसमें PAH, हाँ, पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड याद कर लो। तो इसको याद करने के RPF याद कर लो, ठीक है, रेनल प्लाज्मा फ्लो याद कर लो, रेनल प्लाज्मा फ्लो, और इसको पा याद कर लो, प्लाज्मा फ्लो का हमारा हिप्यूरिक एसिड, प्यूरिक एसिड याद कर लो, ठीक है, पैरा एमिनो। एक्टिव रेनल सिक्रीशन की बात कर लेते हैं, तो इनुलिन कभी सिक्रिएट होता ही नहीं है, तो ये कंडीशन क्या नाम है, ट्यूबुलर सिक्रेशन वाले में आता है, ना कि इसमें कहीं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में, तो ये एकदम वैसे ही अलग हो जाता है, तो इसको छोड़ दो यहीं पे, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा सही है। इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो इनुलिन का कोई, जब इनर्ट है तो एंजाइम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो एंजाइम एक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बाहर। तो इसको इनुलिन से याद कर लो, आई इज इक्वल टू, याद कर लो सीधे सीधे आप, इनुलिन इज इक्वल टू आइडियल GFR, ठीक है। चलो अगला चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। विच कंडीशन यूजुअली इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ टेबलेट? वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। तो बताओ, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ड्रग का इंक्रीज करना है हमें, तो तुम क्या करोगे? पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग बढ़ाओगे, इंक्रीज द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, मतलब ये छोटे 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 थे, अब आप बड़े बड़े करोगे, है ना, पार्टिकल साइज बढ़ाओगे। यूज ऑफ द आयोनाइज और साल्ट फ्रॉम द ड्रग, ये हो सकता है, रुको पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग, डिक्रीज, देखो ये दोनों कंडीशन तो सेम हो गए। कैसे? जैसे ये छोटा पार्टिकल था तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा था, बड़ा पार्टिकल कर दिया तो सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, तो दोनों कंडीशन तो सेम हो गए, तो मतलब इसका मतलब है कि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये कट हो जाएंगे। तो यूज ऑफ द फ्री एसिड और फ्री बेस फ्रॉम द ड्रग है,
ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? फ्री एसिड और फ्री बेस कैसे यूज कर सकते हो? अच्छा एक चीज बताओ, अगर सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है? देखो आयोनाइज फॉर्म जो होता है, जो साल्ट फॉर्म होता है, वो ज्यादा सोल्यूबल होता है। कोई बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, डाइक्लोफेनक सोडियम। डाइक्लोफोनिक सोडियम जो हो बहुत ज्यादा वो ज्यादा सोल्यूबल है, मोर देन अकेला अगर डाइक्लोफेनक दे रहे हो तो। डाइक्लोफेनक ठीक है, जो भी स्पेलिंग स्पेलिंग है देख लेना बाद में, ठीक है। डाइक्लोफेनक जो है वो सोडियम वाला, उसका जो साल्ट फॉर्म है वो ज्यादा सोल्यूबल है डाइक्लोफेनक एलोन से। और वही मॉर्फिन सल्फेट देते हो ना, पढ़ा होगा मॉर्फिन सल्फेट। हाँ याद है, मॉर्फिन सल्फेट ही था। मॉर्फिन सल्फेट जो है वो कुछ ज्यादा सोल्यूबल है अकेला मॉर्फिन से। तो याद कर लो, साल्ट इज इक्वल टू सोल्यूबल, स्पीड डिसोल्यूशन। आयोनाइज फॉर्म जो है वो मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। तो इसलिए वो क्या नाम है, फास्टर डिजोल्व होगा। यही होगा करेक्ट आंसर हमारा। कहाँ गया ये वाला, ठीक है। अरे यार, इतना मैं इतना गंदा कैसे कर देता हूँ यार इसको। कोई बात नहीं, तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें बोलने का कोई मतलब नहीं, मैं खुद को बोल सकता हूँ। चलिए। अबे तू कहाँ गया भाई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The amount of nitroglycerin that a transdermal patch deliver within a 24-hour period will not depend on। अरे भैया, क्वेश्चन क्या क्या लाते हो जी, हैं यूपीएससी वाले? बच्चों की ऐसी की तैसी करा के मानोगे तुम? द अमाउंट ऑफ नाइट्रोग्लिसरिन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरिन कितना अमाउंट जो ट्रांसडर्मल पैच में है डिलीवर करेगा 24 घंटे में, जो वो डिपेंड नहीं करेगा किस पर? सीधा सीधा लिख लेते कि ट्रांसडर्मल पैच में नाइट्रोग्लिसरिन ऐड है, वो किस मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके रिलीज को अफेक्ट नहीं करेगा। सिंपल से बोल देते। तो अक्लूसिव बैकिंग ऑन द पैच, मतलब जो बैक साइड पे जो ऊपर ऊपर के साइड पे बैकिंग होता है ना पैक के, मतलब जो रोकता है कि मॉइस्चर ऊपर जाए नहीं जाए, मतलब मॉइस्चर मॉइस्चर बना के रखे, कुल मिला के कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये बताओ, ये क्या करेगा? ये अफेक्ट करेगा ना? कैसे करेगा? क्योंकि अगर ड्रग के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है आउटसाइड से, मतलब जो है ड्रग लॉस नहीं होगा, और स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा, तो इसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी। तो प्रॉपर ड्रग डिलीवरी के लिए मेंटेन कर रहा है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये गलत ऑप्शन है। हमें गलत टिक करना है, सही नहीं टिक करना है। क्योंकि यहाँ पूछा विल नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। डिफ्यूजन रेट ऑफ नाइट्रोग्लिसरिन फ्रॉम द पैच। ओहो, डिफ्यूजन रेट, ठीक है, बिल्कुल। अगर जितना ज्यादा डिफ्यूज होगा ड्रग, फास्टर, जितना फास्टर डिफ्यूज होगा उतना ड्रग डिलीवरी होगी। तो डेफिनेटली ये भी अफेक्ट करेगा ड्रग डिलीवरी को, है ना। तो कि ये भी ऑप्शन गलत है। सरफेस एरिया ऑफ द पैच, हाँ बिल्कुल यार, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा ड्रग रिलीज, उतना ज्यादा क्या नाम है पर यूनिट टाइम में ड्रग डिलीवर होगा हमारा। तो यस बिल्कुल ये भी इफेक्ट करेगा। डिसोल्यूशन रेट, हाँ, क्या बोला भाई? डिसोल्यूशन रेट, ये कहाँ से आ गया? इसमें तो डिसोल्यूशन का कोई लेना देना ही नहीं है भैया। अरे ट्रांसडर्मल पैच है, इसको ओवर ओरली थोड़ी ना ले रहे हो, पैच यूज कर रहे हो भैया। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन का कोई काम नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है भाई, तू सही है, तू सही है, बाकी सब बेकार है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन हो गए, 8वें पे आते हैं। A very fine powdered chemical drug is defined as one that, ओ क्या बोला है? A very fine powdered,
अच्छा, वेरी फाइन वेरी फाइन। तो जितना ज्यादा सीव नंबर उतना ही महीन उससे ड्रग पास होगा। तो यहाँ पे है 240, 120, 60, 60, नॉट मोर देन 40 एंड 60। अरे हटाओ यार, ये ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है नंबर एक सबसे ज्यादा। देखो सिंपल था, ये हमारा क्या नाम है, एक सीव हो गया, ये दूसरा सीव हो गया। इसमें देखो इतने सारे हैं, ठीक है, इसमें इतने सारे जाली लगी हैं, ठीक है। और एक है ये इतनी ही जाले हैं इसमें। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा महीन पाउडर किस में से निकलेगा? इसी से तो निकलेगा सबसे ज्यादा महीन। इसमें तो क्या नाम है, तुम पूरा का पूरा क्या नाम है, जैसे ही चावल डाले या क्या नाम है, मान लो तुमने आटा डाला, ये पूरा का पूरा आटा तुम्हारे थाली में आ जाएगा। समझ गए ना बात को? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं सीधे सीधे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इतने सिंपल क्वेश्चंस पे, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस हैं और थोड़े हैवी, उस पर टाइम देना जरूरी है हमारा। चलो, which equation is used to predict the stability of a drug product at room temperature from the experiment of accelerated temperature? ये वर्ड देखते ही तुम टिक कर देना चाहिए सीधे सीधे। क्या 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 आ रहे हैं इक्वेशन? एक्सीलरेटेड, ए फॉर एक्सीलरेटेड, ए फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने मतलब आर्हेनियस इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं? देखो, हम किसी भी ड्रग के लिए स्टेबिलिटी अगर चेक करनी है, ठीक है, किसी भी ड्रग की अगर स्टेबिलिटी हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम स्टेबिलिटी ऐसा है नहीं कि चलो आज दवाई बनाई, अब इसको 3 साल बाद देखेंगे कि कितना खराब हुआ। अरे भैया, ऐसे तो तुम क्या नाम है, पूरे लाइफ टाइम तुम्हारा टाइम ही खत्म हो जाएगा, मार्केट में तुम्हारी दवाई आ ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए आपको आरएनए की आरएनए इक्वेशन यूज करोगे। नॉर्मली एक ड्रग कम से कम 2 से 3 साल लेता है डिग्रेड होने में रूम टेम्परेचर पे। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर दवाई बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी कर लेते हैं। एग्जांपल, उसको 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस पे रख करके टेम्परेचर पहले बढ़ा करके और आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करके वो ड्रग को एस्टिमेट कर लेते हैं कि ड्रग कैसा बिहेव करेगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आगे चल करके रूम टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेगा। तो आरएनएस का एक इक्वेशन था, उसमें से डायरेक्टली पूछते हैं क्वेश्चन। मैं इक्वेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है, इनका। अरे कहाँ गया? के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई जीरो अपान आर टी। ठीक है, के क्या है? के है एक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई है एक्ट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था ना, हाँ, इसका कोई मतलब नहीं था नॉर्मली। एप्सिलॉन करके आता है। ई जीरो का है, ई जीरो का मतलब था यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? ओ, आई थिंक ये ई जीरो नहीं था, ई ए अपान आर टी, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, आप सही है, सॉरी। और आर टी है हमारा गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये आर हो गया गैस कांस्टेंट और टी हो गया हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि केल्विन में लिया जाता है। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, शायद मैंने थोड़ा इसमें आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया होगा। वैसे बच्चे स्मार्ट हैं, कंफ्यूज नहीं हो गए। मैंने क्या क्वेश्चन आपको ऑप्शन बताया, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपान आर टी, हाँ अब ठीक है। तो ए हमारा क्या था, हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, के हमारा क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, ई ए हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, आर हो गया गैस कांस्टेंट और टी हो गया हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या नाम है, डिग्रेडेशन रेट जो है हमारा इंक्रीज होगा। जो हमारा 2 साल में बर्बाद होने वाला था, वो 1 साल में क्या, एक एक हफ्ते में बर्बाद हो जाएगा। तो तुम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सेल्फ लाइफ क्या होगी। चलो, ये तो नॉर्मली हो गया तुम्हारा, ठीक है। हम मैंने आपको आपको ऑप्शन दे दिया, तो जैसे ही एक्सीलरेटेड क्या नाम है टेम्परेचर आए, सीधे सीधे आप क्या नाम है आरएनएस मार दो।
लेकिन अभी हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि देखो मेन जो, सच बताऊं, जिससे आंसर हमारे सही होते हैं वो ना, आप ऑप्शन जो है ना उसमें से देखो जो आउट हो सकता है पहले उसको निकाल के बाहर फेंक दो। भाई चल तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। स्टोक्स इक्वेशन में क्या होता है, हम जब स्टॉक लगा के रख देते हैं, ठीक है, रैक में ऐसे स्टॉक लगा के रख देते हैं, तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि जो इसमें सस्पेंशन थे वो नीचे उठा कर बैठ गए हैं सारे के सारे। ठीक है। तो ये क्या नाम है, हम सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सस्पेंशन में सेटलिंग वेलोसिटी को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सस्पेंशन में काम आता है स्टॉक लॉ। एस फॉर सस्पेंशन, एस फॉर स्टॉक लॉ। आता है दूसरा मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन। तो मैकेलिस मेंटेन में क्या था, एंजाइम काइनेटिक का काम होता है यहाँ पे। एंजाइम काइनेटिक का काम तुमने ये शायद जनरल फार्माकोलॉजी वाले में ही चैप्टर में है। तो एक्सप्लेन हाउ एंजाइम रिएक्शन रेट चेंजेस विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बीच में ये बताता है कि एंजाइम का रिएक्शन वो कैसे, एंजाइम का रेट कैसे चेंज होता रहता है। तो एंजाइम मिकेलिस मेंटेन आ जाएगा। ठीक है। हेक्सन क्राउजल इक्वेशन की बात करें तो ये ड्रग डिसोल्यूशन पे काम कर सकता है, मतलब कर सकता नहीं, करता है। सरफेस एरिया ऑफ द टेबलेट चेंजेस ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। जैसे जैसे वो ड्रग डिसॉल्व हो रहा होता है तो उसका सरफेस एरिया चेंज होता रहता है और डिसोल्यूशन रेट जो है उसकी चेंज होती रहती है। तो टेबलेट डिसोल्यूशन और हेक्सन क्राउजल वहां पे चला जाता है। तो आरएनएस हमारा क्या नाम, हमारा हो गया एक्सीलरेटेड टेम्परेचर वाला काम हो गया। उसके बाद मिकेलिस मेंटेन तो एंजाइम से हो गया। हेक्सन क्रॉबल हमारा डिसोल्यूशन रेट हो गया। एज फॉर स्टॉक, एज फॉर सस्पेंशन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के दिन। काफी लेंदी क्वेश्चन हमारा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। R25 ml, अरे भैया सॉल्व करने के लिए आया है कुछ। चलो इसको पहले क्लीन करते हैं, इसको करो क्लीन। ओके, यस। 25 ml of solution for injection, there are 4 mg of the drug। ठीक है, 25 ml solution में है। If the patient to administer a patient is the dose to be administered to a patient is 200 microgram, what quantity of dissolution should be used? वाओ, क्या बोला है इसने, 4 mg का है 25 ml सॉल्यूशन में, इंजेक्शन में। ठीक है, 4 mg ड्रग प्रेजेंट है, 25 ml सॉल्यूशन में 4 mg ड्रग प्रेजेंट है। तो रिक्वायर्ड डोज जो है वो 200 माइक्रोग्राम है। तो इसको पहले, सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान देना होता है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सेम यूनिट में। ठीक है, तो हमें पता है कि कितना, 1 mg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 माइक्रोग्राम, है ना। हाँ, 1000 माइक्रोग्राम। तो 4 mg हो जाएगा हमारा 4000 माइक्रोग्राम, है ना। वाह, साइंटिस्ट हो भाई तुम तो। फिर 4000 माइक्रोग्राम हमारा देख लेते हैं कितने में प्रेजेंट है। 4000 माइक्रोग्राम प्रेजेंट है 25 ml में। तो तुम्हें नीड है 200 माइक्रोग्राम, कितना ml, ठीक है, कितना ml चाहिए। तो एक फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, हाँ, रवि रडव एडी। ठीक है। अरे पूरा ऐसे मत पढ़ लेना। हाँ, मतलब रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डोज इनटू अवेलेबल वॉल्यूम। ठीक है, अवेलेबल वॉल्यूम, वॉल्यूम अवेलेबल कितना है अपन अवेलेबल डोज हो जाता है, अवेलेबल डोज हो जाता है। तो हमारा देखो कितना रिक्वायर्ड डोज है, 200, है ना। रिक्वायर्ड डोज का है 200 माइक्रोग्राम, है ना। इनटू कितना अवेलेबल हमारे पास 25 है। और हमारे पास क्या नाम है, अवेलेबल डोज कितना है, 4000। अरे यार ये तो गड़बड़ है, 4000 माइक्रोग्राम। इनको काट पीट के निकाल दो। ठीक है, सीधे सीधे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 दूना 50 हो गया, यहाँ बच गया 40, जीरो से जीरो काट दो,
तो यहाँ हो गया 1.25 ml। देखो आया क्या आंसर कहीं पे, है क्या बाबू? जरा सीधा सीधा याद कर लो फॉर्मूला। रिक्वायर्ड डोज इज इक्वल, सॉरी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है ना, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डोज इनटू अवेलेबल वॉल्यूम अपॉन अवेलेबल डोज। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसा आपको हिंट हिंट में इसका ट्रिक भी दे दिया। ठीक है रवि, याद कर लो, दोबारा से बता देता हूँ। टू 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 टू, रवि, टू 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 टू। ठीक है, ये है रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डोज इनटू वॉल्यूम अवेलेबल कितना है और अवेलेबल कितना डोज है। ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह पे काम आने वाला है, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अब अगर मैं आपको और भी ऑप्शन दे दूं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो हमारा गलती होता है वो हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, कॉमन मिस्टेक हमारी यही होती है, एमबी को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना या जो भी है, एक सेम नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत है इतना, मिलते हैं अगले 20/11 से लेकर के। अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ये लास्ट बचा हुआ है इसमें, तो ये पेज का ही खत्म कर देते हैं, इस पूरी पेज को, ये पूरा पेज हो जाएगा हमारा सॉल्व, है ना। द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड दैट गिव्स द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अरे भाई साहब, इसको तो गलती कर दी, इसको तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, कराना ही नहीं चाहिए था, इसको तो वैसे स्किप कर देना चाहिए। भैया इंट्रावेनस इंजेक्शन, सीधी सीधी बात है, आईवी जो होता है वो सीधा ब्लड में आता है, इस वजह से सबसे फास्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। 12 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे अगले दिन से।